हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज़ मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। दोस्तों, इस बिहार शिक्षक भर्ती की सीरीज में आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको एक एक क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम्स में एक भी क्वेश्चंस छूटनी नहीं चाहिए। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए करवा रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी में जो है मैं कुछ जान डाल सकूँ। दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, व्हाट इज़ द वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या है? तो ऑप्शन पहला है द साइंस ऑफ रेजिंग वॉर्म्स, या द साइंस ऑफ स्टडिंग एनिमल्स, द साइंस ऑफ स्टडिंग फिशेज, या द साइंस ऑफ किलिंग वॉर्म्स। दोस्तों, ये पूछी हुई क्वेश्चन है 56 और 59 बीपीएससी के एग्जाम्स में 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वर्मी कल्चर जो हम कहते हैं वो आपका द साइंस ऑफ रेजिंग वॉर्म्स, यानी वर्मी कल्चर एक ऐसा प्रोसेस है दोस्तों जिसमें अर्थ वॉर्म को हम कल्टीवेट करते हैं। अर्थ वॉर्म की कैसे संख्या नंबर बढ़े इस पर जोर देते हैं। जो एक अर्थवर्म जो होता है, अर्थवर्म्स कैन हेल्प टर्निंग ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट रिच सॉइल। तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट को न्यूट्रिएंट रिच सॉइल में कन्वर्ट करने का काम अर्थवर्म करता है। और अर्थवर्म फ्रेंड्स भी कहा जाता है किसका? फार्मर का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर निकल कर सामने आता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जेनेटिक्स डील्स विथ, ये भी क्वेश्चन पूछी हुई क्वेश्चन है। 53 और 55 बीपीएससी के 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जेनेटिक्स किसको डील करता है? तो जेनेटिक्स हेरिडिटी और वेरिएशन को डील करता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, जेनेटिक्स जो है ना, स्टडी ऑफ जीन्स को कहते हैं। हेरिडिटी, जेनेटिक्स, वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड काफ़ी इजी क्वेश्चन से पूछी हुई क्वेश्चन है। उत्तराखंड के यूडीए एलडीए एग्जाम्स में ये पूछी गई थी 2003 में। दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि रेयरिंग सिल्क वॉर्म इज नोन एज, यानी सिल्क वॉर्म का पालना क्या कहलाता है? तो दोस्तों, सिल्क वॉर्म को जब हम पालते हैं, उसको रेयरिंग करते हैं, उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कुछ और भी हम बात कर लेते हैं। एपीकल्चर, एपीकल्चर का मतलब होता है रेयरिंग बी वगैरह को जब हम पालते हैं उसको एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट। ठीक है, फ्रूट और फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट को हम स्टडी जब करते हैं तो उससे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ध्यान रखेंगे, यानी इसमें हम अध्ययन करेंगे स्टडी ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट। दूसरा सेरीकल्चर तो आपको मैंने बता दिया, रेयरिंग सिल्क वॉर्म। एक होता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर यहाँ ऑप्शन दिया गया है, स्टडी ऑफ फ्लावर फॉर डेकोरेशन वर्क, यानी हम जो फ्लावर्स की स्टडी करते हैं डेकोरेशन वर्क के लिए उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो सारा ऑप्शन यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। एपीकल्चर बी के लिए, सेरीकल्चर सिल्क वॉर्म के लिए, हॉर्टिकल्चर फ्रूट एंड फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट के लिए, और फ्लोरिकल्चर आपका फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन वर्क के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड वर्ड एंड मीनिंग। इनमें से सही मैच कौन है? दोस्तों, लेक्सिकोग्राफी एक है, फिलोलॉजी है, एटमोलॉजी है और आइकनोग्राफी है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, लेक्सिकोग्राफी जो होता है, लेक्सिकोग्राफी कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी का जब कंपाइल करते हैं तब उसको हम लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। फिलोलॉजी जो होता है, जब स्टडी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड इट्स हिस्ट्री, लैंग्वेज स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और उसकी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, डैट इज कॉल्ड फिलोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इटमोलॉजी, इंटमोलॉजी एंड साइलेंट इटमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इटमोलॉजी। ठीक है, और एक होता है आइकनोग्राफी, यहाँ दिया हुआ है, स्टडी ऑफ आइडियल्स या आर्ट्स। आइडल्स या आर्ट्स को जब हम स्टडी करते हैं उसको आइकनोग्राफी कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारा गलत है। ठीक है,
फिलोलॉजी मैंने आपको बताया, यहाँ पर दिया कलेक्शन ऑफ पोस्टल स्टाम्प्स, होता सही है। स्टडी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड इट्स हिस्ट्री। इटमोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी दिया हुआ है, लेकिन होता क्या, स्टडी ऑफ इंसेक्ट होता। एंड द आइकनोग्राफी जो होता है स्टडी ऑफ आइडल्स या आर्ट्स होता है, दिया हुआ है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो आंसर इज ए करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। द स्टडी ऑफ रिलेटेड टू द प्लांट्स बीइंग यूज्ड एज वेजिटेबल इज कॉल्ड, है ना। द स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ रिलेटेड टू द प्लांट बीइंग यूज्ड टू वेजिटेबल इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, है ना। प्लांट बीइंग यूज्ड, वेजिटेबल, वेजिटेबल मतलब प्लांट का ही पार्ट वेजिटेबल भी होता है। तो वेजिटेबल का अध्ययन स्पेशली जब हम करते हैं उसको ओलरी कल्चर कहते हैं। ओलरी कल्चर, OLERICULTURE, ओलरी कल्चर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, ओलरी कल्चर। ओलरी कल्चर एक ऐसा साइंस है दोस्तों जिसमें हम वेजिटेबल ग्रोइंग का स्टडी करते हैं, उसके डीलिंग का स्टडी करते हैं, कल्चर ऑफ नॉन वुडी यानी हर्बेकस प्लांट का स्टडी करते हैं। नॉन वुडी प्लांट को हर्बेकस प्लांट कहते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो ओलरी कल्चर, स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स, ओके, स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स दैट इज कॉल्ड ओलरी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो 65th BPSC के एग्जाम 2019 में पूछी गई क्वेश्चन है। द स्टडी ऑफ बोन्स इज डन अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ बोन्स, ठीक है, किसे कहते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि द स्टडी ऑफ बोन्स जब होता है उसको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्लियर हो रहा है, ऑस्टियोलॉजी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि यहाँ पर जूलॉजी है। जूलॉजी हम किसको कहते हैं, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड मैटर फाउंड इनसाइड इट। जब हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को जब स्टडी करते हैं दोस्तों, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को हम जियोलॉजी में स्टडी करते हैं। दूसरा है सेरोलॉजी। सेरोलॉजी दोस्तों सीरम, जब हम सीरम का स्टडी करते हैं उसको स्टडी को कहते हैं सेरोलॉजी। सीरम का स्टडी करना सेरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। एक है ओरोलॉजी। ओरोलॉजी दोस्तों हम कहते हैं जब माउंटेन का स्टडी आप करते हैं तो उसको ओरोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ माउंटेन दैट इज कॉल्ड ओरोलॉजी। और ऑस्टियोलॉजी आपको तो मैंने बता दिया, स्टडी ऑफ बोन्स। स्टडी ऑफ बोन्स दैट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ बोन। ऑस्टियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, द स्टडी ऑफ स्नेक। स्नेक्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, स्नेक्स की स्टडी को हम कहते हैं दोस्तों सरपेंटोलॉजी। सरपेंटोलॉजी यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बिकॉज द स्टडी ऑफ स्नेक इज कॉल्ड सरपेंटोलॉजी। अब दूसरी हम बात करते हैं, जब हम स्टडी बर्ड्स का स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है। हर्पेटोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों, बताओ आप। हर्पेटोलॉजी कहते हैं एम्फीबियन यानी जो ज़मीन पर और पानी में, लैंड और पानी दोनों में रहता है जो जीव एनिमल, उसको एम्फीबियन एनिमल कहते हैं। जैसे कि फ्रॉक्स हो गया, टोड्स हो गया, सैलमेंडर्स हो गया, न्यूट्स हो गया, जाइम्नोफियोना होगा, ठीक है। तो ये सारे जितने भी एनिमल्स है जो एम्फीबियन एनिमल्स कहलाता है। तो एम्फीबियन एनिमल को जब हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं हर्पेटोलॉजी। अब एक आपके पास बच जाता है क्या, आपका रेप्टाइलर, जैसे इंक्लूडिंग स्नेक्स, लिजार्ड, टर्टल, ये सभी आपका कौन किस में आ जाएगा, ये सभी एम्फीबियन में आ जाएगा। और इक्टियोलॉजी जो होता है इसमें हम फिश साइंस का हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग इक्टियोलॉजी में फिश का कहते हैं स्टडी, ध्यान रखेंगे, फिश का स्टडी। हर्पेटोलॉजी में एम्फीबियन का स्टडी करते हैं, एम्फीबियन, है ना, एम्फीबियंस का स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से हम चार, सरपेंटोलॉजी स्नेक्स, ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स, हर्पेटोलॉजी आपका एम्फीबियंस और आइथियोलॉजी आपका फिश से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी इज द साइंस रिलेटेड टू द स्टडी। दोस्तों पेडोलॉजी
हम किसे कहते हैं? जब हम सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल मॉर्फोलॉजी, सॉइल क्लासिफिकेशन, इन सारी चीज़ों को जब स्टडी करते हैं तो हम उसको पेडोलॉजी कहते हैं। तो यानी सॉइल इज़ द करेक्ट आंसर। पेडोलॉजी में हम सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर हो रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है कि हाइड्रोफोनिक क्या है? हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है? तो दोस्तों हाइड्रोफोनिक जो होता है वो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो प्लांट को ग्रो करते हैं बिना न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन का, बिना सॉइल का, हम जब उसको ग्रो करते हैं किसी प्लांट को, ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, दैट दिस मेथड टेक्निक, दिस टेक्निक इज कॉल्ड हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स कहा जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल। प्लांट को जब हम ग्रो करते हैं बिना सॉइल का तो उसको हाइड्रोपोनिक कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकेंड एंड बाय यूजिंग द गिवन कोड्स इन द बिलो लिस्ट। बर्ड्स, बर्ड्स आपको इसके पहले भी बताया है कि द स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। तो इसका मैच हो जाएगा ये। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का जब स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स, जीन्स, जीन्स से रिलेटेड जब आप स्टडी करते हो उसको आप जेनेटिक्स कहते हो। इन्वायरमेंट से जब रिलेटेड, जब स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट होगा, इकोलॉजी हो जाएगा दोस्तों। और फॉसिल्स का जब आप क्या फॉसिल्स लाइक डैट सॉइल वगैरह का स्टडी करते हो तब उसको पैलियोबायोलॉजी कहते हैं, पैलियोबायोलॉजी। तो ये आपका ठीक है, इस तरीके से आंसर, ये याद कर लेना। फिर से रिपीट करते हैं, बर्ड्स की स्टडी को बर्ड्स जब हम स्टडी करते हैं उसको ऑर्निथोलॉजी, इनहेरिटेंस की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं, इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं तो इकोलॉजी कहलाता है उस साइंस, उस विज्ञान को। फॉसिल्स का जब स्टडी करते हैं उसको पैलियोबायोलॉजी कहा जाता है, पैलियोबायोलॉजी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, आपके सामने जब फ्लावर्स की स्टडी करते हैं उस साइंस को क्या कहते हैं? तो उस साइंस को हम कहते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर, डैट इज कॉल्ड एंथोलॉजी। एंथोलॉजी द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पर 3 ऑप्शन और भी है। एक है प्रेनोलॉजी, प्रेनोलॉजी में हम स्टडी ह्यूमन स्कल, ह्यूमन की जो खोपड़ी होता है ना, कहा जाता है खाली खोपड़ी शैतान की घर। तो खोपड़ी जो होता है, स्कल जो होता है ह्यूमन का, उसको हम उसकी स्टडी जब करते हैं तो उसको प्रेनोलॉजी कहा जाता है, प्रेनोलॉजी। नेक्स्ट जो है, जब आप ग्रासेस का स्टडी करते हो, ग्रासेस में ग्रोसोस्टोलॉजी, ग्रोसोस्टोलॉजी कहा जाता है, इसमें ग्रास का स्टडी करते हैं। तो ये एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस यानी ग्रास से स्टार्ट हो जाएगा, एग्रोस्टोलॉजी, जिसमें ग्रास का स्टडी करते हैं। प्रेनोलॉजी में स्टडी ऑफ स्कल, स्टडी ऑफ स्कल, स्कल का स्टडी, ह्यूमन स्कल के बारे में कर रहा है। और प्लाइनोलॉजी जो होता है दोस्तों, इसमें प्लाइनोलॉजी में हम लोग पोलन ग्रेन्स का स्टडी करते हैं या स्पोर्स का स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये आपका, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपका एंथोलॉजी होगा क्योंकि इसमें फ्लावर की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट प्रूफ, हाल फिलहाल में जो प्रूफ मिला है उसके बेस पर कि द अर्थ पर जो लाइफ है कब से इमर्ज्ड हुआ, तो अप्रॉक्सीमेटली बिफोर 200000000, यानी आप देखना जब भी ऑप्शन में 2 के बाद 90 लगा रहे हैं, उतने ईयर्स पहले जो प्रूफ मिला है लाइफ एग्जिस्टेंस का इस अर्थ पर, ये दिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछी हुई क्वेश्चन है 1995 में बीपीएससी में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जाना पहचाना है आपके सामने। द बुक द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज वॉज रिटेन बाय, एक बुक का नाम है द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज वॉज रिटेन बाय। तो ये लिखा गया था किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन इनका नाम था। ठीक है, इन्होंने अपनी थ्योरी सारा कुछ इसमें लिखा था। इस बुक का जो ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज करके 1859 में, जो इसका फुल टाइटल था ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या द प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेज इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी फाउंडेशन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इस सारे चीज़ें यानी डार्विन के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम क्या है? द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, हु एक्सप्लेन फर्स्ट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ।
है ना, किसने बताया कि द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ पहले कहाँ हुआ था, किसने बताया है? यस, हाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, लैमार्क ने। लैमार्क इज द करेक्ट आंसर। यानी ये भी क्वेश्चन पूछी हुई 43rd बीपीएससी के एग्जाम्स में पूछी गई थी ये क्वेश्चन। ये फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे। लैमार्क जो थे फ्रांस का बायोलॉजिस्ट थे। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर्स करके इन्होंने थ्योरी दिया, और इन्होंने बताया, कब दिया था? 1801 में। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, पर्सन थे, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन टू द पब्लिक में इन 1809। दिस थ्योरी वाज पब्लिश्ड इन हिज बुक फिलोसफी जूलॉजिकी, इसमें पब्लिश्ड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, इनमें से कौन सा मेन फैक्टर था इवैल्यूएशन का? तो इवैल्यूएशन का सबसे मेन फैक्टर जो था नेचुरल सिलेक्शन था। ये बीपीएससी में पूछी हुई क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी ये भी कहता है कि इवैल्यूएशन और नेचुरल सिलेक्शन इज वन ऑफ द बेसिक्स मैकेनिज्म ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का एक बेसिक जो मीन्स था वो आपका नेचुरल सिलेक्शन था, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द रीजन ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म, है ना, वो कौन सा ऐसा रीजन है लार्ज स्केल पर जो डाइवर्सिटी जो है ऑर्गेनिज्म का पाया जाता है? बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर आपका जाकर होगा म्यूटेशन, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट, म्यूटेशन करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन पूछी हुई है ना। द बेसिक 3 एसेसरी फैक्टर जो है रिकॉग्नाइज्ड करता है कि जेनेटिक वर्बली टू बी गेन पूल ऑफ पॉपुलेशन। बेसिक जो फैक्टर जीन है, क्रोमोजोमल म्यूटेशंस है, रिकॉग्नाइज जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस जो हुआ है उसका सोर्स है। रॉ मटेरियल्स इवोल्यूशन, जीन रिकम्बिनेशंस, एंड थर्ड बेसिक्स फैक्टर जो है देन इंक्रीज द वेरिएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल जीनोटाइप्स इन अ पॉपुलेशन। यानी अगर बात करें कि वो कौन सा लार्ज स्केल पर रीजन रहा है डाइवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म के बीच में डाइवर्सिटी, तो ऑप्शन इज द सी इज द करेक्ट आंसर, म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, कहा जाता है कि लेटेस्ट, अभी हाल फिलहाल में हमारा एंसेस्टर कौन देखने को मिला है? तो क्रो मैग्नॉन जो है आपको हमारा लेटेस्ट एंसेस्टर देखने को मिला। ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया मॉडर्न ह्यूमंस के रूप में 43,000 ईयर्स बिफोर। ये काफ़ी रोबस्टली बिल्ट एंड पावरफुल होते थे। इनकी जो बॉडी होती थी जनरली हैवी एंड सॉलिड मसल्स के था, स्ट्रॉन्ग मसल्स होते थे, और इनका जो फेस होता था वो छोटा वाइड होता था, चीन जो होता था प्रोमिनेंट होती थी, और दो ब्रेन कैपेसिटी था 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर था, जो लार्जर था एवरेज फॉर मॉडर्न ह्यूमन, यानी जो अभी मॉडर्न ह्यूमन है उससे ज़्यादा बड़ा था। इसीलिए रिसेंट रिसर्च के अनुसार फिजिकल डायमेंशन में मैग्नॉन को एक सफिशिएंटली डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न ह्यूमन टू वारंट ऑफ सेपरेट डेजिग्नेशंस। ये सारी चीज़ें क्रो-मैग्नॉन को एक लेटेस्ट एंसेस्टर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि आर्कियोपेट्रेरिक्स क्या है? तो आर्कियोपेट्रेरिक्स जो है मोस्ट एंशिएंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज है, मोस्ट एंशिएंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज। आर्कियोपेट्रिक्स जो है एक लिंक कनेक्ट करता है रेप्टाइलर और एप्स के बीच में, रेप्टाइलर और एप्स के बीच में ये इंटरकनेक्ट, रेप्टिलिया और एप्स के बीच में। इट इज़ अ क्रिएचर, जो एक क्रिएचर है विच वी फाउंड द कैरेक्टर ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। एक्रियोफैट्रिक्स जो है ड्यूरिंग फ्रॉम अबाउट 115 मिलियन ईयर्स अगो ड्यूरिंग द जुरासिक पीरियड when many dinosaurs lived there that time. It is one of the oldest known birds. ये सबसे जाना पहचाना पुरानी बर्ड्स है, जो इट वाज द फर्स्ट बर्ड एंड मॉडिफाई फ्रॉम रेप्टाइलर्स। ये पहला ऐसा बर्ड था जो रेप्टाइलर रेंगने वाले जीव से बर्ड में ट्रांसफ़र हुआ, चेंज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट एंशिएंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते।
दोस्तों आज का सेकंड लास्ट वीडियो आपके सामने ये रहा, और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आप इससे बच भागना, इस वीडियो को इग्नोर मत करना, क्योंकि आपको लगता होगा कि व्यू कम है इस चैनल पर, सब्सक्राइबर कम है, तो इसलिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आप इसको देखना। उस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूँ जो आपको नीड है, जो आपको ज़रूरत है। मैमथ जो है एंसेस्टर है, किस चीज़ का एंसेस्टर है भाई साहब? डॉग, हॉर्स, कैमल या एलिफेंट? तो एलिफेंट का मैमथ क्या है आपका? एंसेस्टर है। ये काफ़ी क्लोजली रिलेटेड रहता था टूडेज अफ्रीकन एलिफेंट या एंशियंट एलिफेंट से। मॉडर्न एलिफेंट जो है उली मैमथ शेयर अ कॉमन एंसेस्टर दैट लिव्ड अबाउट 6 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका एलिफेंट इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डायनासोर वॉर इन, है ना? तो यहाँ पर डायनासोर क्या था? सिनोजोइक रेप्टाइल्स था, मेसोजोइक बर्ड्स था, या पेलियोजोइक एम्फीबियंस था, या मेसोजोइक रेप्टाइल्स था? तो मेसोजोइक रेप्टाइल्स था डायनासोर्स, मेसोजोइक रेप्टाइल्स था। मेसोजोइक जो एरा था वो आपका एरा डायनासोर के एरा को कहा जाता है, और लास्टेड ये 118 मिलियन ईयर्स तक रहा था। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 250 से लेकर 65 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 180 मिलियंस तक ये रहा। ये एरा मेसोजोइक एरा है ना, जिसको डायनासोर का एरा भी कहा जाता है। इस एरा में ऐसा जो 3 वेल नोन पीरियड्स था उसका ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रिएशियस पीरियड। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ लिख कर दिखा देता हूँ। ये पीरियड में 3 पीरियड रहा, ट्रियासिक, दूसरा जो जुरैसिक जो आपको क्वेश्चंस में डाला गया है जुरैसिक, और थर्ड जो है क्रिएटेकस, है ना। इस तरीके से 3 आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन था ये दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। हैव अ गुड नाइट दोस्तों।